तो वो स्थापना की बात कर रहे थे हाँ, कि वो इंद्रजीत में है। तो लॉजिकल एंड तक वो उसे नहीं ले जाता। उन्होंने एक एग्जिस्टेंशलिस्ट थॉट उठाया था और उसको अपनी पूरी लॉजिक के साथ अंत तक पहुंचाने, मुझे लगा कि कहीं क्षमता टूट गई। अच्छा। और तो हमने उस समय यंग और रूथलेस थे, लेकिन इसको बिल्कुल अंत तक, और नया नया मैंने 7 तरह का मुंह पढ़ा था, मैंने इसको ले जाइए और हर आशा को मार डालना चाहिए। उसी के बाद इस बात की कुछ महत्व होता है कि सभी आशा समाप्त होने के बाद भी आदमी चलता रहे। तो मेरी नज़र में लेखक बहुत महत्वपूर्ण था। इंद्रजीत एक केवल आशा के रूप में आता था, जिसकी हत्या करने के बाद या जिसको एलिमिनेट करने के बाद एक अपने जो आशा का तत्व स्वयं उसके भीतर था, उसकी हत्या के रूप में मैंने इंद्रजीत को हटाया था। बहुत दूर तक तो ये बिल्कुल सही है कि लेखक ही की अपनी विशफुल थिंकिंग कहो, जो कुछ भी कहो, या किसी एक की जो आदमी बनना चाहता है उसका प्रतीक जो है और जिसमें वो कुछ दूर तक सफल भी होता है, वो इंद्रजीत है। और इसलिए तुम्हारा वो इंटरप्रिटेशन बहुत गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वैसे तो अंत में भी इंद्रजीत भी सफल तो नहीं ही होता है। कहाँ होता है सफल? बैठ करके मानसी एक और वो दोनों बैठ करके अपनी बातें करके ख़त्म कर देते हैं। मगर हमको इसीलिए लगा था कि आप भले वो चाहे बादल बाबू भी उससे सहमत हो या नहीं, मगर आप तीर्थ की बात करोगे जहाँ, तो वहाँ मंगल की भावना आपको रखनी ही पड़ेगी, आप उससे अलग हट नहीं सकते। बहरहाल ठीक है, अब ये सब तो बड़े लंबे मने डिस्कशन वाली बातें होती हैं। अच्छा, इसके बाद फिर और क्या प्रोडक्शन किए? तो इसके बाद में चला गया बर्लिना एंसेम्बल। अच्छा, मुझे एक मौका मिला, यहाँ पर एक महिला आई हुई थी ब्रेस्ट के रंगमंच से। अच्छा, तो एक इंटरनेशनल सेमिनार था यहाँ, वर्ल्ड थिएटर सेमिनार। तो उसमें ब्रेस्ट के संबंध में जब चर्चा हुई तो मैं भी शायद कुछ बोला स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा हम आपको वहाँ बुलाएंगे। तो 1 वर्ष बाद वो इनविटेशन उनका आया, तो मुझे जाने का मौका मिला। अच्छा, इस बीच में तुम्हारी पढ़ाई तो यहाँ की पूरी हो गई? यहाँ की पढ़ाई पूरी हो गई और प्रोडक्शंस में काम कर रहे थे, मगर और कोई नौकरी वगैरह काम नहीं शुरू किया था? कुछ नहीं था। गृहस्थ माने खर्चा, गृहस्थी कैसे चल रही थी? बस क्या चल क्या रही थी, बस ये सब, हाँ, ये किसी तरह भी नहीं चल रही थी। यानी कि ये कहते बच्चा था, मान लेना चाहिए कि बच्चा बगैर दूध के भी रहा। हम लोगों को तो जाने दीजिए। अरे बाप, हम लोग तो कई बार क्या मतलब महीने में 20 रोज रोटी मिलती थी, 10 रोज नहीं मिलती थी। और इसके आदि थे मैं, अंजला, शिवपुरी, सुधा, सभी इसी हालत से गुजर रहे थे। मेरी कोई बात नहीं थी। बजाज भी उसमें शामिल था, कारंत भी कुछ हद तक उसमें शामिल थे उस समय। कारंत जी ने भी आकर दिशांतर ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, हाँ, कारंत ने कुछ प्रोडक्शन किए किए, हाँ किए, ब्रजमोहन शाह ने भी किए। अच्छा, तभी से हम लोग सब साथ थे। तो लेकिन कारंत हमसे बेहतर थे, क्योंकि वो पटेल स्कूल में उनको एक नौकरी मिल गई थी। फिर शिवपुरी को नौकरी मॉडर्न स्कूल में मिल गई थी, मुझे नहीं मिली थी। अच्छा, तो मैं और अंजला बिल्कुल नितांत, और महीने में 10 रोज तो बिल्कुल गिने हुए फाके होते, और बच्चे के लिए दूध का भी बहुत समस्या थी। ये सब हम करते रहे। इसी बीच मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, तो वो बड़ा अजीब था, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई गर्म उस तरह के कपड़े, ना कुछ, बिल्कुल गुर्बत की हालत में चले गए बैठ के वहाँ जाके 5 स्टार होटल में। अच्छा, तो इतना अंतर, और फिर वहाँ की सर्दी, और वहाँ लोगों को तरह तरह की कहानियां बता रहे हैं कि हमारे कपड़े चोरी हो गए रास्ते में। बिल्कुल मतलब जो कहाँ प्लेन में कपड़े चोरी होते हैं, किसके होते हैं, हमारा सामान खो गया है, घड़ी नहीं है हमारे पास, हमारी कैरों में, होटल में घड़ी गायब हो गई, इस तरह की बातें वहाँ करके किसी तरह। लेकिन वहाँ मैं 1.5 महीने फिर रहा, और मुझे ये मौका मिला हेलेना वाइगल को स्टेज पे देखा। अच्छा, अरे वाह वाह। उनको मैंने 2 नाटकों में देखा। पहले ही नाटक में मैं बिल्कुल चमत्कृत हो गया। ब्रेस्ट की मृत्यु हो चुकी थी 56 में, लेकिन हेलेना वाइगल जिंदा थी, वो डायरेक्टर थी बर्लिना एंसेम्बल के उस समय। मैंने कहा मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने अपने गाइड को कहा मुझे इनसे मिलना है। तो गई तो असल बात है, ये तो इतनी बड़ी स्टार है यहाँ की कि इनसे तो आपको समय मिलना, खुला असल बात है। ये तो रिक्वेस्ट भी आप मत कीजिएगा गवर्नमेंट से,
क्योंकि आप बहुत यंग हैं, यू जस्ट स्टार्टेड। उसने मुझे बड़ा भारी लेक्चर दे डाला। तो मैं दूसरे रोज सुबह अपने होटल से, कहीं मुझे ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी उन लोगों की कि इस तरह प्रोटेक्टेड रखते हैं अपने स्टार्स को, और मुझे कन्विंसिंग भी नहीं लगी। तो मैं अपने होटल से निकलकर, पास ही था ब्रिजलैंड साहब, वहां जाके सुबह मैं खड़ा हो गया, तो वो उधर से गुजरती थी रोज उस सड़क से। एक दिन मैंने उनको देखा जाते हुए, वो एक खास समय पर सुबह 9:30 के करीब ब्रिजलैंड साहब जाती थी और पैदल जाती थी अपने घर से। दूसरे रोज मैंने उन्हें रास्ते में बात करने के लिए, रास्ते में उनसे बात की। मैं आपसे कहूँ, मैं स्पीक टू यू। Fortunately, she spoke very good English because she lived in America with Brest. अच्छा, as an exile. अच्छा। तो उन्होंने कहा हाँ, और कहा कि आज नाटक खत्म होने के बाद बैकस्टेज, इस रिहर्सल के बाद आप बैकस्टेज आ जाइए, रिहर्सल देखिए और उसके बाद बैकस्टेज आ जाइए। हमारे नीचे पब है जहाँ बैठ के हम रिहर्सल डिस्कस करते हैं अपने सारे एक्टर्स के साथ। तो उस दिन पलना एंसेम्बल के लोगों के साथ हमने बैठ के खूब बियर की और वहीं सैंडविचेस वगैरह खाते रहे, और उनके साथ अकेले 2-2.5 घंटे तक ब्रेस्ट के संबंध में, उसकी रिहर्सल टेक्निक के संबंध खुल के बातें की उन्होंने। अच्छा। अंग्रेजी में, और किस तरह से, मतलब बिल्कुल नॉन सेंटिमेंटली वो ब्रेस्ट के बारे में बोलती थी। बीबी उसको अच्छा कहकर, बीबी नेवर डिड दैट, बीबी यूज्ड टू बिलीव इन दैट, बीबी यूज्ड टू कट जोक्स लाइक दिस, बीबी यूज्ड टू से दैट। बहुत आत्मीय ढंग से, लेकिन बिना किसी इसके कि कितना बड़ा आदमी बन गया है हस्बैंड की, उस तरह का सेंटिमेंटलिटी हमें बिल्कुल कहीं नजर नहीं है। फिर हमने बलना एंसेम्बल के साथ उनसे रिक्वेस्ट की, तो पोलैंड इनका ग्रुप जा रहा था बाय रोड। अच्छा। तो इस कंपनी के साथ हमने ट्रैवल किया, पोलैंड में इनके शोज देखे। अरे वाह। और फिर वापस आए। अच्छा, किसने मदर में देखा क्या? मदर में देखा और मदर करेज में देखा। अच्छा अच्छा, 3 नाटकों, मदर करेज और कोरियोलानास। अच्छा, 3 नाटकों में हमने इनको देखा। अच्छा। तो बल्कि एक किताब भी उनसे मैं लेकर आया हूँ उनके हस्ताक्षर के साथ। अच्छा अच्छा। उसमें बच्चों के नाम पूछ के सबके लिखा है उसके। तो आने के बाद हमें ब्रेस्ट का बहुत चस्का लगा, तो मैंने आके मदद की। अच्छा। और जैसा ब्रेस्ट ने लिखा है कि यंग डायरेक्टर्स को, अगर वो मेरी टेक्निक में या मेरे उद्देश्य में विश्वास रखते हैं, मेरे थिएटर के कंसेप्ट में, तो इमिटेशन करने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा अच्छा। मैंने बिल्कुल इमिटेट किया उसको जयपुर में, और वो नाटक बहुत अच्छा लगा वहाँ बहुत सारे लोगों को। तो देशांतर यहाँ चल नहीं रहा था, तो शिवपुरी ने कहा, ये कब की बात होगी, किस सन के? हम पहुंच गए 67। अच्छा। 67 में मैं लौटा। 68 में उसी कलकत्ता की ट्रिप के बाद जब हम लोग लौटे, उसके बाद शिवपुरी ने कहा चल नहीं रहा है ठीक से देशांतर, और हम लोगों की काफ़ी बुरी हालत है, तो हमें कॉमेडीज करनी चाहिए। तो इन्होंने एक नाटक कछुआ खरगोश, और हमारा डिसिप्लिन ये था कि एक बार मैं डायरेक्ट करूंगा, शिवपुरी एक्ट करेंगे, एक बार शिवपुरी डायरेक्ट करेंगे, मैं एक्ट करूंगा। तो ये एक बना रखा था। तो जब उन्होंने कछुआ खरगोश नाटक चुना, मैंने उसका बहुत विरोध किया कि ये बिल्कुल हमारे साथ, हमारी जो फिलॉसफी है देशांतर की, कि हम केवल अच्छे और सीरियस नाटक ही करेंगे, चाहे हम भूखे मर जाएं, इसी के लिए तो मर रहे हैं, ये तो नहीं करेंगे। इट्स लाइक रमेश मेहता। तो उसने फिर ये कहा कि तो डिसिप्लिन है ग्रुप का, मैंने चुना है तो तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, डिसिप्लिन है और तुम्हारा फाइनल चॉइस है, तो मैं करूंगा इसमें पार्ट, लेकिन इस नाटक के बाद हम देशांतर में नहीं गए। अच्छा। तो झगड़ा। कछुआ खरगोश हमने किया, वो जरूर था, वो उतना अलकाजी ने जरूर दे दिया था कि शो लेट डाउन नहीं करना है, वो करके, और हमने कहा भैया अब नहीं चलता, हम जा रहे हैं। मैं वापस जयपुर चला गया, जयपुर जाके एक संस्था बनाई संकेत नाम से, और वहाँ 1 वर्ष में 9 नाटक मैंने किए फुल लेंथ।
वहाँ के कॉलेजेस के साथ। हाउ कुड यू डू इट? एक साल में 9 नाटक किए। अच्छा। दिन रात काम किए। और एक वहाँ एक कैनेडियन दोस्त मुझे मिला जो चित्रकार था, भटक रहा था राजस्थान में, वो मेरा सेट डिजाइनर हो गया। बिल बीटन उसका नाम था। अच्छा। अभी वो कनाडा के अंदर काफी बड़ा चित्रकार माना जाता है। अच्छा। बिल बीटन, वो मेरा सेट डिजाइनर हो गया। और मैं और वो कॉलेजेस में जाते थे और एक के बाद एक नाटक, और संकेत से दिन में 3-3 रिहर्सल्स इस तरह हमने शुरू किया। वहाँ मदर, आषाढ़ का एक दिन जिसे देखने राकेश, हबीब, सुरेश मस्ती सब यहाँ से आए थे। अच्छा। और आधे अधूरे, सुनो जन्मेजय, एवं वहाँ फिर से रिपीट किया, हत्या एक आकार की। अच्छा। ये सभी जो उस समय के 60s के चर्चित नाटक थे, सब जयपुर में पहली बार खेले गए। अच्छा। और एक बड़ा अच्छा ग्रुप तैयार हुआ। उसमें रमा पांडे, इला पांडे, मीनाक्षी जो अभी दिनेश की पत्नी है। अच्छा। ये और बड़े अच्छे एक्टर्स, यूनिवर्सिटी के सब लेक्चरर्स वगैरह सब जमा हुए। बड़ा अच्छा ग्रुप एक तैयार हुआ। अंत में लास्ट नाटक हमारा वहाँ था शुतुरमुर्ग के साथ। अच्छा। तो शुतुरमुर्ग में लेकर फिर वही हुआ कि नाटक हमें अच्छा नहीं लगा, उसको बदल डाला। सिर्फ चरित्र उनके रहे वहाँ, तो स्थितियाँ वगैरह सब बदल गई। अच्छा। रिराइट कर दिया पूरा। अच्छा। गाने वहाँ से काटे थे, यहाँ डाल दिए। अच्छा। कविताएं। अच्छा। और उसके बाद अलकाजी ने कि हमें चिट्ठी मिली कि हम यहाँ एक्स एनएसडी स्टूडेंट्स का कुछ कर रहे हैं, तो उसमें तुम अपना नाटक कोई लेकर आओ। तो शुतुरमुर्ग लेके हम यहाँ आए। अच्छा। और उस नाटक, उस प्रदर्शन में दुर्भाग्यवश ओपन एयर में वो हो रहा था, ज्ञानदेव अग्निहोत्री भी बैठे हुए थे। तो इसके बाद लगभग मारपीट की नौबत थी उनके और हमारे बीच में। अच्छा। राकेश ने बहुत बड़ा पार्ट उस वक्त प्ले किया। अच्छा। मिलाने में दोनों को। और अलकाजी ने कहा कि वो हमारे घर चलो, वहाँ बैठ के इसको तय करेंगे, इस पूरे झगड़े को। तो वहाँ अलकाजी के घर रात को हम मिले, मैं, राकेश, अलकाजी और नेमी जी भी वहाँ थे। अच्छा। तो अग्निहोत्री, राकेश ने कहा देखो भाई, हम दूध का दूध और पानी का पानी किए देते हैं, तुम दोनों को बात माननी पड़ेगी, वहाँ तुम छोटे हो, सुनना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, बोलिए आप। उन्होंने कहा कि अगर आपको ज्ञानदेव का नाटक नहीं करना था तो आप अपना नाटक लिखते। आपने नाम ज्ञानदेव अग्निहोत्री का दिया है, इसका उसमें कुछ भी नहीं है, इथिकली, मॉरली ये सब गलत है, ये आप बिल्कुल, आपको करने का कोई हक नहीं। ये कहने के बाद मैं ये कहूंगा कि जिसने ये नाटक लिखा है वो ओरिजिनल नाटककार से बहुत बेहतर नाटककार है। अरे राम। तो इस हंसी ठट्ठे में फिर वहाँ बात, लेकिन काफी सीरियस हो गई थी। असल में ये तो बड़ी सीरियस समस्या जो है वो बराबर आती है। और असल में देखो, नाट्यकार के लिए तुम सीधी सी बात देखो, बड़ी वही स्थिति है कि भाई हमने जो लिखा है ये नाटक आपको पसंद है तो आप लो, नाटक तो हमारा लिया, नाम हमारा, आपने नाटक को एक ढांचा ऐसा दे दिया जो कि हो सकता है हमको ना पसंद हो, या मान लो बहुत अच्छा भी हुआ तो भी हमारे लिए बड़ी हमने, ठीक है, हम यदि सेकंड ग्रेड राइटर है, थर्ड ग्रेड राइटर है, जो है सो है, हमने इसका घरे बायरे का नाट्य रूपांतर किया। अच्छा। और हाँ, और 61 में खेला, तो कलकत्ते में पहले एक शो उसका किया गया, वो हुआ। उसके बाद श्यामानंद को लगा कि इसमें कुछ और होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, दिल्ली आकर के करना था टैगोर सेंटेनरी में, उस समय 61। उसने उस नाटक में बहुत सारे चेंजेस किए और बिना हमको बताए हुए उसने उन चेंजेस को उसमें इनकॉर्पोरेट किया। और हम एक्ट कर रहे थे, हमको नहीं बताने का, करने का प्रश्न ही नहीं, लाइंस तो सब हमारे सामने तुरंत आने वाली थी, डायरेक्ट वो कर रहा था। तो मुझको बहुत खराब लगा, मुझको बहुत आपत्ति हुई। और मैंने कहा कि नाटक इससे अच्छा बना है, हम मानते हैं, मगर ये तुमने ज़बरदस्ती बिना हमसे पूछे हुए, बिना हमसे किए हुए इसमें इंक्लूड किया है, और ये मेरा कृतित्व नहीं है, तो हम नाम नहीं देंगे। तो सारा ब्रोशोर जो यहाँ आया था दिल्ली में, उसमें कहीं रूपांतरकार का नाम नहीं दिया, क्योंकि श्यामानंद ने अपना नाम भी नहीं उसका किया हुआ नहीं था, मैंने भी अपना नाम नहीं दिया। अब आज तो डिसोन हम नहीं करते हैं, आज तो उसको ओन करते हैं,
उसका जो कृतित्व है कभी भी छपेगा तो ये लिख देंगे कि इसमें बहुत से परिवर्तन किए गए हैं जो श्यामानंद ने किए हैं। आई एक्नॉलेज दैट। और बड़ी अपमानजनक स्थिति लगती है। हमने एक एंड दिया, आपने एंड ही बदल दिया। हमने कॉमेडी दिया, आपने ट्रेजेडी कर दिया। हमने ट्रेजेडी दिया, आपने कॉमेडी कर दिया। तो नाटक का तथ्य सारा कहीं बदल जाता है। नाट्यकार जा चुका है, गुजर चुका है, माने अनुचित तो तब भी है, मगर कम से कम उसको डायरेक्टली क्लेश तो नहीं होता। मगर एक चीज हम कर रहे हैं, हम तो अनुवाद करते हैं, उसमें भी लोग भाषा बदल देते हैं तो तकलीफ होती है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मॉरली इथिकली ये बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। और सचमुच जो राकेश की बात थी वो बहुत सही थी। और कहीं वो नाटककार के रूप में उस समय बोल रहे थे कि और नाटककारों की तरफ से हम देखते ही नहीं थे बिल्कुल। ऐसा लगता था कि ठीक है लिखा होगा इन्होंने, हम कर रहे हैं यही बड़ी बात है। भाई दुबे ही कहते हैं कि नाट्यकार क्या है, उसको बनाने वाले तो हम हैं। नाटक तो उसका लोग जानते हैं तब जबकि हम करते हैं, कौन जानता है। यही एरोगेंस हमारे मन में थी उस समय और नया खून था। लेकिन एक बात जरूर थी कि दर्शक के प्रति और समकालीन स्थितियों के प्रति ईमानदारी थी और करते थे जो चेंजेस लाते थे करते थे। अगर हम ओरिजिनल नाटक करते तो ये सत्य जो राकेश ने कहा बिल्कुल सत्य था कि वो उसकी वो बात नहीं होती। वहां तो ये हो गया था कि अब अरेस्ट करना चाहिए मोहन मार्शी को, क्योंकि वहां निरंजन नाथ आचार्य उस समय स्पीकर थे। अच्छा। वो उस नाटक को देखने आए और हमने एकेडमी से पैसा लेके वो नाटक किया था। और वो वैसे ही है तो बड़ा मैंने सत्ता के खिलाफ। लेकिन वो हमारे उसमें तो बिल्कुल इस तरह धोया गया था। अच्छा। और राजस्थान की स्थितियां लेके सारी। अच्छा। और राजनीतिक स्थितियां लेकर तो एकदम से वहां पर इतना जबरदस्त रिएक्शन। और राकेश उस नाटक को देखने आए, उसको भी देखने आए। अच्छा। उन्होंने कहा था कि रंगमंच में ये अनुभव भी हो सकता है, मुझे पता नहीं था। मतलब इसमें मैं इससे सहमत हूं या नहीं और बात है, कला कितनी है क्या है, लेकिन ये एक्सप्लोजन पॉसिबल है ऑडियंस के साथ। ये मैंने यही आके देखा कि इसमें शक्ति कितनी है। इस माध्यम में तुमने शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन तुम्हें बदलना नहीं चाहिए था ज्ञान देव का। ये उनका स्पष्ट मत था। मगर वैसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया, बहुत ज्यादा। जयपुर में तो अच्छा। क्योंकि वो और निरंजनाथ आचार्य वहां से सीधे गए सुखाड़िया जी के घर। अच्छा। सुखाड़िया जी के घर कोई डिनर था उस रात। अच्छा। वहां जाके कहा आप खाने खाइए, वहां जूते पड़ रहे हैं आपको। कैसी चीजें आप अलाउ करते हैं, क्योंकि उस समय डेमोक्रेसी का और थिएटर की स्वतंत्रता कोई कंसेप्ट ही नहीं था 60s में। और उन्होंने ये बड़ी जोर से रिकमेंड किया, जो बाद में लोगों ने मुझे बताया और लोगों ने किसी शिक्षा मंत्री ने स्वयं बताया, बरकतुल्लाह खान जो बाद में चीफ मिनिस्टर भी बने। उन्होंने बताया क्योंकि वो बाहर रह चुके थे, उनकी पत्नी अभिनेत्री थी ब्रिटेन में प्रोफेशनल। अच्छा। और वो डेमोक्रेसी और वो सब वो देखे हुए थे, सुलझे हुए आदमी थे और मस्त आदमी थे तबीयत के। तो उन्होंने कहा क्यों आप उस लड़के को जरा सा उसने कुछ कर दिया, हीरो बनाए दे रहे हैं, अरेस्ट करेंगे और खतरनाक हो जाएगा, छोड़ दीजिए, तो जाने दीजिए आप, इसको तो नेग्लेक्ट ही करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने, वरना निरंजन नाथ आचार्य स्पीकर ने तो काफी सीरियस केस बनाया था। अच्छा। टू अरेस्ट द होल ग्रुप। मगर उसके बाद शो तो फिर और नहीं किए, और किए और भी करते रहे, बल्कि राजस्थान भर में उसे घुमाया और दिल्ली लाए। अच्छा। दिल्ली ला के दिखाया उसे और काजी बड़े खुश। अच्छा। और काजी उसे देखने के बाद कहने लगे कि रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गया। अब मैंने जो हिम्मत मुझ में नहीं है हिट करने की, मेरे स्टूडेंट्स में है। अच्छा। और उनको प्रोडक्शन भी बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा जो स्टाइलाइजेशन, कौन कहता है इसमें कला नहीं है, ये नहीं है। ऑडियंस से जो तुमने साबका बनाया है, जिस तरह से तुम खेलते हो ऑडियंस के साथ और उनके भीतर की भावनाओं के साथ, ये गजब है। अच्छा। इन सब में से किसी की रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है क्या? नहीं कहाँ, लेकिन तस्वीरें अच्छा, तस्वीरें शुतुरमुर्ग की तो काफी अच्छी थी। अच्छा, बहुत सारी है। हाँ। काफी। तो कुछ फोटोग्राफ्स अपने प्रोडक्शन की मैं भेजूंगा। तुम दो, तुम्हारी भी एक फोटोग्राफ चाहिए प्रोडक्शन की जो है सो चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर गाड़ी, उसके बाद शुतुरमुर्ग के बाद जब हम लौटे तो हमारा ग्रुप टूटने सा लगा। संकेत। हाँ। अच्छा, तो ये कितना, तो 2-3 साल तो वहाँ 3 साल 3 साल वो चला, वो बहुत अच्छा चला। हाँ। और 3 साल में हमने पहले साल तो 9 नाटक किए, उसके बाद 3 साल में पूरे 15 नाटक हमने। अच्छा।
और एक तरह से जयपुर एक सेंटर सा बनने लगा था। और हबीब जब देखने आए कहने लगे मुझे तुम्हारे ग्रुप से बड़ी जलन हो रही है। अच्छा। तुम लोग इतने सारे तुम्हारे अच्छे एक्टर्स हो, इतनी अच्छी लड़कियां देखने में, ये सब कैसे तुम्हारे साथ है, समझ में नहीं आता। हबीब ने कहा था राकेश लगातार आते थे जयपुर चलकर देखने के लिए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि अपना नाटक मैं तुझे करने नहीं दूंगा क्योंकि तू बदल देगा। हाँ। मुझे और राकेश को तो हाँ। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता। तो जब आषाढ़ किया बड़ी मुश्किल से उन्होंने करने दिया, कहा कि तू एक लफ्ज नहीं बदले। मैंने कहा लिख कर ले लीजिए आप। उन्होंने सचमुच कहा कि एक लफ्ज कहीं तुमने बदला या काटा या कुछ किया तो फिर तुम्हारी समझ लीजिए कोर्ट में मुलाकात हो। मैंने कहा अच्छा नहीं, बिल्कुल लिख के दिया। और मैंने कहा कि आषाढ़ में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चरली नाटक हाँ, बड़ा अच्छा है। बहुत। तो उसको एज इट इज किया, उनको बहुत पसंद आया। टेरेस पे मैंने किया था वहाँ छत पे ओपन एयर में चांदनी रात में। और एक बड़ा अच्छा लतीफा भी है उसका। हमारा विलोम एक बहुत मेलोड्रामेटिक एक्टर था और अच्छा सिर्फ उसकी आवाज की वजह से हमने उसे ले लिया, लेकिन चाल वाल उसकी इतनी ऑड थी स्टेज के ऊपर, कूद कूद के से चलने का और अभिनय करने का कुछ इस तरह का अति नाटकीयता लिए हुए था। उसको मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाया। तो वो वीक था उसमें, और उसके वीक होने से कालिदास उभर के आया कि जो उनके और दूसरे प्रदर्शनों में ऐसा नहीं हुआ। अलकाजी के प्रदर्शन जो बहुत सुंदर हुआ था यहाँ में भी ऐसा नहीं हुआ। विलोम हमेशा बहुत ही स्ट्राइकिंग एक कैरेक्टर बनकर आता था। अच्छा। तो ये बात, इस बात की उन्होंने तारीफ की। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि हाँ लेकिन एक बात कि तुम्हारे प्रदर्शन में प्रियंकु मंजरी साहित्य के, अब वो साहित्यकार नहीं, उनका जीवन एक दूसरा मोड़ ले चुका है। इस पॉइंट पर जो साहित्य उनकी रचनाएं यहाँ मिल जाती हैं, जब वो हाथ में उठाती है उसके बाद वो उसको तिरस्कृत ढंग से फेंक देती है मल्लिका के सामने। मल्लिका उसे तुरंत उठा लेती थी, बहुत हर्ट महसूस करती थी। तो हमने इस लेवल तक प्रियंकु मंजरी को क्रूअल बना दिया था, जिस पर उनकी आपत्ति थी कि साहित्य फेंक नहीं सकती प्रियंकु मंजरी भी। तो हाँ, डिटेल्स हैं, डिटेल छोटी बात थी। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे राकेश जी अब आप बड़ी बड़ी बातें मत करिए, मैंने आपका वो नाटक भी देखा है जिसमें आप मुख्य अतिथि बने हुए बैठे थे और हार आपको पहनाया गया था और विलोम मशाल की जगह एक बल्ब लेकर आया था, एंटर हुआ था। और जिसमें वो उनको हिरन नहीं मिला तो कुत्ता ले आए थे जो कूद के, सप्रो हाउस में हमने ये नाटक देखा था, जो कूद के और दर्शकों में आ गए कि वो कंट्रोल नहीं कर सके। अरे मल्लिका वो माइक्रोफोन लगे हुए, बड़ा घटिया, कोई रेलवे क्लब कर रहा था। मैंने कहा उसमें हमने आपको मुख्य अतिथि बने हुए भी देखा है, तो वो इतने बड़े न बनिए। तो इस तरह के मजाक वहां चले। फिर उन्होंने कहा हाँ ये तुमने कैसे किया कि अलकाजी के प्रदर्शन में मैंने देखा था कि वो डमी लेकर आते थे हिरन, तुम्हारे यहाँ असली था हिरन का बच्चा और वो परफेक्टली कंट्रोल्ड था और लगा कि बीमार था, वो कैसे किया। हमने कहा वो एक स्पेशल टेक्निक, हमारे दोस्त हैं जू में, उनको हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हिरन का बच्चा हमें दिया और उन्होंने ही तरीका बताया कि इसको आप इंजेक्ट कर दीजिए और सो जाएगा ये। कभी कभी आंखें खोलेगा हल्की हल्की, लगेगा कि घायल बीमार सा है, बेचारगी सी आ जाएगी इसकी चीज़ें। तो हमने कहा हमने उसको इंजेक्शन लगाया था, ये आपको ट्रेड सीक्रेट में बता रहा हूँ अपने भीतर। राकेश कहने गजब कर दिया भाई, ये तो खूब तुमने सोचा, लेकिन हैरानी है कि तुमने वो इंजेक्शन विलोम को नहीं दिया। ये उनका एनीवे। उसके बाद पता नहीं कैसे मैं 3-4 साल पहले, जर्मनी जाने से भी पहले, एक इंटरव्यू में यहाँ अपीयर हुआ था दूरदर्शन के प्रोड्यूसर के लिए। तो जब हमारे 2 एक्टर IAS में चले गए, एक लड़की की शादी हो गई, एक BBC में चली गई और ग्रुप पूरा
बिखरने और टूटने सा लगा। और कठिनाई वहाँ फिर फाइनेंसेस की और ये सब, किसी तरह की कोई मदद सरकार से, एकेडमी से, सब कुछ मिलना बंद हो गया। बहुत बुरे दिन गुजर रहे थे। उसी वक्त कॉफ़ी हाउस में, और तो हमारा कोई पता था नहीं, कॉफ़ी हाउस में शिवपुरी का टेलीफोन आया। वो मॉडर्न स्कूल में यहाँ काम करते थे, पढ़ाते थे। कहा कि भाई तुम्हारा यहाँ हो गया है टेलीविज़न में प्रोड्यूसरशिप, नौकरी तो वहीं लगी हुई है, तुम आते क्यों नहीं? मैंने कहा हमको कोई चिट्ठी नहीं मिली और हम तो कभी अपियर नहीं हुए। कह नहीं, तो हुए तो थे जाने से 3-4 साल हो गए। और मैंने कहा तब का आप अपॉइंटमेंट? कहले हाँ, तो तुम आ जाओ तुरंत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जब हम आए तो यहाँ मेरे बाद नाम था टीपी का। अच्छा। तो रमेश चंद्र यहाँ चालू हुआ। जैसे हम आए तो पता चला कि वो है, और हमारे आने से टीपी बहुत मायूस हो गई। अब उनकी नौकरी, अब तो बड़ा हास्यास्पद लगता है सब कुछ, लेकिन उस समय बड़ी ज़रूरत थी, हमने ले ली प्रोड्यूसर में। अच्छा, ये किस सन की बात? ये है 1970 की। अच्छा। तो जो वॉर थी, तो जब हमसे पूछा डायरेक्टर ने, शुरू में कुछ दिन रमेश चार्ली रहे, उसके बाद नंदलाल छावला आ गए थे, जो आजकल मास कम्युनिकेशंस के डायरेक्टर। अच्छा। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या करेंगे? तो हमने कहा नाटक के अतिरिक्त कुछ भी करेंगे, टेलीविजन। नाटक के अतिरिक्त तो कुछ नहीं करेंगे? जी हाँ, क्योंकि नाटक टेलीविजन के मैंने देखे हुए थे। अच्छा। और मैंने भाग लिया हुआ था, और वहाँ जिन स्थितियों में नाटक होते थे कि यानी कि एक क्लार्क बैठा हुआ है जो अप्रूव करता है आपके नाटक स्क्रिप्ट, या वो स्क्रिप्ट आपको भेजी जाती है, ये आप करेंगे। हमने कहा ये तो हमने आज तक नहीं किया, अपनी स्क्रिप्ट हम खुद तय करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई और हमें क्लार्क करके दे और उसका अप्रूवल लेंगे, हम नहीं करेंगे। तो और कुछ भी दे दीजिए, क्योंकि और कुछ हम जानते नहीं हैं, तो उसमें आप जैसा स्याह सफ़ेद हमसे कराना चाहें कर देंगे। टेरिबल। और उन्होंने हमें करंट अफेयर्स और न्यूज़ दे दी कि थोड़ी देर में छोड़ के भाग जाएगा। और नंदलाल चावला एक बड़ा गजब का न्यूज़ सेंस है इस आदमी। इसने मुझे बिल्कुल एक दूसरी दिशा दी, इस व्यक्ति ने, इसने मुझे सीरियसली लिया। और करंट अफेयर्स का प्रोग्राम जो मैं करता था, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का, उसमें यहाँ पर मैं प्रोफेसर्स और जर्नलिस्ट, गिरिलाल जैन और तमाम बड़े बड़े लोगों से, जिनके मैं नाम सुना, डॉम मॉरिस के फादर जो थे, फ्रैंक मॉरिस, ऐसे लोगों से मुझे, टी.एन. कॉल और टी.एन. हक्सर, ऐसे लोगों से मुझे करंट अफेयर्स, जिसको मैं बिल्कुल जानता नहीं था, डिस्कस करना टॉपिक और उसको प्रेजेंट करना टेलीविज़न पर, नाटक छोड़ के ये बिल्कुल नई तरह की ट्रेनिंग थी हमारे लिए। क्योंकि सुबह 5-6 अखबार पढ़ना, इस दृष्टि का आज शाम प्रोग्राम किया जाएगा, और फिर चावला इंसिस्ट करते थे कि किसी बड़े आदमी को लेके आओ जिसकी क्रेडिबिलिटी है अपने प्रोग्राम में, और उससे वो बात कहलाओ जो हम कहना चाहते हैं। और ये एक अपने आप में, फ्रैंक मॉरिस से आप कहें कि आप ये कहिए, बहुत बड़ी बात थी। तो इन लोगों से मिलने का, डिस्कस करने का, करंट अफेयर्स, जियो पॉलिटिक्स, ये तमाम नाम मैंने पहली बार उस वक्त सुने। पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, ये तमाम चीज़ें। और जो जियो पॉलिटिक्स क्या हो गई भाई? ज्योग्राफी से जो रिलेटेड अच्छा, पॉलिटिक्स है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरह की तमाम चीज़ें उस समय हमारी समझ में एक नए किस्म का ओरिएंटेशन, और ऐसे लोगों से मिलने का मौका जिनसे कभी हम वैसे नहीं मिलते, यानी रंगमंच से बाहर निकलकर कुछ और दूसरे डिसिप्लिन के लोगों से और अच्छे दिमागों से मिलने का मौका, और इनसे डिस्कस करने का, बात करने का। मैं अकेला इनको रिसीव करता था, लाता था। एक बार की घटना हुई, हेनरी किसिंजर को जब मुझे इंटरव्यू करना पड़ा अचानक, और वो भी एयरपोर्ट पर, और वो स्कूप था क्योंकि वो आए थे उस समय जब वो चाइना जाने वाले थे, और वो सीक्रेट मिशन था। तो यहाँ तो उन्होंने बांग्लादेश वॉर से पहले वो आए थे, हेनरी किसिंजर 72 से पहले। 72 से पहले। तो उस वक्त वो पालम पर जब आए तो हमने उन्हें बहुत ही कोल्ड रिसेप्शन दिया था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ तनाव था उनका उस समय। तो एक अंडर सेक्रेटरी ने उनको रिसीव किया, और
कीटिंग जो उनके एम्बेसडर थे, उनकी तरफ से तो पूरा तामझाम था, हमारी सरकार की तरफ से बड़ा कोल्ड रिसेप्शन। लेकिन हमें चावला साहब ने चढ़ा के वहाँ भेज दिया कर जाइए, तो हमने उनसे ज़बरदस्ती 3-4 सवाल वहाँ कर डाले। तो वो एक स्कूप हो गया, क्योंकि वो यहाँ उन्होंने किसी से बात नहीं की, सिर्फ इंदिरा गांधी से मिले और चले गए। अच्छा। उसके बाद वो यही खबर आई कि चाइना से पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ने ओपन किया है डायलॉग। अच्छा। और वो किसिंजर के माध्यम से हुआ, और असल पर्पज उनका इंडिया पाकिस्तान आने का ये था। तो बात हम लोग टीवी में तुम्हारे काम की कर रहे थे। हाँ। और टीवी में फिर कितने साल तक तुम रहे? मैं रहा 2.5 साल तक अच्छा। टेलीविजन, अच्छा। और वो एक्सपोजर एक तरह से मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। अच्छा। मुझे लगता है कि और उस दौरान नाटक बिल्कुल नहीं किए टीवी? नाटक एक किया, बहुत खराब किया। अच्छा। आषाढ़ का एक दिन किया। अच्छा। यात्रिक के साथ। अच्छा। तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, हमको लगता है कि शायद वो नाटक कोई भी टीवी पर करेगा। टीवी तो पे नहीं, शायद- बाहर किया। ओ अच्छा। यात्रिक के लिए किया। अच्छा अच्छा रंगमंच अच्छा पर। अच्छा अच्छा बहुत खराब हुआ। अच्छा बहुत ही पॉम्पस, आर्टी, अच्छा बेकार का नाटक हुआ। उसमें कोई जितना अच्छा वहाँ हुआ था। और जैसी याद थी लोग, हालांकि कास्ट मल्लिका वही थी, अच्छा। मीनाक्षी, लेकिन फिर भी वो नाटक यहाँ बहुत खराब हुआ कई कारणों से। टीवी पे दबाव बहुत रहता था, अच्छा। टेंशन बहुत रहता था। रोज का रोज प्रोग्राम तैयार करना, किसी को कांटेक्ट करना, सुविधा कोई नहीं, स्कूटर लेके भाग रहे हैं, बस से जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलना है, हालत बहुत फटीचर। और लेकिन जाके भिड़ जाते थे बस। और चावला में काम लेने का एक वो था, तरीका था, वो मुझे एक्साइट करते थे, और मैं फिर सोचता था किसी तरह भी करना है ये। इसी तरह एक बहुत ही अद्भुत अनुभव हमारा जेपी के साथ रहा। जेबी कृपलानी ना, जयप्रकाश नारायण। अच्छा अच्छा जेपी। वो उन दिनों श्रीमती गांधी के साथ कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बांग्लादेश वॉर से पहले श्रीमती गांधी ने उन्हें बाहर भेजा। अच्छा। अपने एक रोविंग एम्बेसडर की तरह से, कि तुम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाकर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझाओ, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने हमला करना था, लड़ना था बांग्लादेश में। तो वो गुडविल वो तैयार कर रही थी। उस प्रक्रिया में जेपी को उन्होंने भेजा, और जेपी के साथ शिशिर बाबू, डॉक्टर शिशिर कुमार थे यहाँ ईस्ट बंगाल के, वो यहाँ प्रोफेसर थे जेएनयू में, मेरे प्रोग्राम में आया करते थे। तो उनको एज एन एक्सपर्ट एडवाइजर, डिप्लोमेटिक एडवाइजर और जेपी, वो उनके साथ गए थे। अच्छा। तो चावला ने मुझे सुबह कहा कि क्या प्रोग्राम आज करना है। तब तक मैं इतना तैयार हो चुका था। मैंने कहा जयप्रकाश नारायण इस पूरे ट्रिप के बाद आ रहे हैं, और हमें साफ लग रहा था, इतने लोगों से मिलते थे, बातें करते थे, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी, रोजमर्रा की पॉलिटिक्स में, और इतने वो दिन, इतना फर्मेंट था, पॉलिटिकल फर्मेंट उन दिनों, चीजें इतनी तेजी से बदल रही थी। पाकिस्तान के साथ जिस तरह संबंध बिगड़ रहे थे, बांग्लादेश जिस तरह हीटअप हो रहा था, पूरी दिल्ली तो उस वक्त बहुत ही अगाव थी, फीवर था दिल्ली में, क्या हो। तो वो हमें समझ में आने लगा था। और कुछ लोग ऐसे भी उनसे ताल्लुकात हो गए थे जो प्राइम मिनिस्टर के सर्कल के काफी आसपास थे, जैसे शिशिर बाबू, ये सब भी हमें कहते थे भाई अल्टीमेटली झगड़ा तो होना है। तो इन्होंने कहा कि आज क्या प्रोग्राम करोगे। सुबह 8 बजे इनसे मिलना होता था, 5 अखबार पढ़ने के बाद। मैं सुबह 6 बजे उठता था, सारे अखबार पढ़ता था, भागता था टेलीविजन, और सुबह 8 बजे मीटिंग होती थी चावला साहब के साथ, आज क्या प्रोग्राम होना है। मैं आइडियाज देता था। आई वाज सपोज टू गिव हिम 5-6 ऑल्टरनेटिव्स कि आज शाम ये हो सकता है। उसमें एक आइडिया मैंने दिया कि आज जयप्रकाश नारायण लौट रहे हैं अपने पूरे ट्रिप से, मिडिल ईस्ट के ट्रिप से, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज से। तो उनको अगर हम शाम को 6 बजे उनका प्लेन आता है, 8 बजे इफ वी आर एबल टू शो हिज रिकॉर्डेड इंटरव्यू ऑन टेलीविजन, देन वी विल बीट द प्रेस। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन द प्रेस, ये उन्होंने मुझे लगा दिया था, बीट द प्रेस, टेलीविजन शुड बी एबल टू बीट द प्रेस, ये एक उद्देश्य था वहां। वो तो उन्होंने कहा ठीक है करो।
6 बजे से वहाँ पालन एयरपोर्ट पे सारे कैमरा वगैरह लेके मैं अपनी पूरी टेक्निकल टीम के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। 8 बज गए, 7:45 बज गए, नहीं आए जी। मैंने चालू सर को टेलीफोन किया कि मैं किसी हालत में वापस नहीं पहुँच सकता हूँ, प्लेन आया नहीं है, 8 बजे प्रोग्राम जाना है। तो उन्होंने बहुत ही रूखे ढंग से कहा कि ठीक है, फिर मैं टेलीफोन करता हूँ, वो कुछ और लगाएंगे उस वक्त, आज डेविएशन होने दीजिए, लेकिन दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, यू हैव टेकन दिस इनटू अकाउंट, नॉट एज सच। फिर मैंने कहा मैं वेट करूँ, अब आप जानिए, आप जल्दी। मैं वहाँ खड़ा रहा। 9 बजे 10 बजे हमारा ट्रांसमिशन क्लोज होता था, 9 बजे प्लेन लैंड किया होगा। तो मेरा कैमरामैन कहने लगा अब छोड़ो भाई, कहाँ अभी उनको अभी तुम करोगे, अभी तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि फिल्म पे उन दोनों वीडियो था नहीं, फिल्म पे तुम लोगे, फिल्म धुलेगी, साउंड एडिट करोगे, फिल्म एडिट करोगे, लगाओगे, आज तो जा नहीं सकता, और 1 घंटे में हमारा ट्रांसमिशन क्लोज होने वाला है, तो तुम चलो वापस, कोई फायदा नहीं। और कल सुबह ये सारा क्रैश ना हो। अब देखो कोई हर्ज नहीं है, इतनी देर रुके हैं, रुकेंगे। टारमेक पे हम पहुंच गए किसी तरह से, टीवी का नाम लेके ये करके, तो ऊपर से उतर रहे थे। नीचे अच्छी खासी भीड़ रिपोर्टर्स की जमा थी, तस्वीरें ली जा रही थी। जेपी उतर रहे थे, उनके हाथ से स्टिक, उनके पीछे पीछे प्रभाजी थी, स्टिक निकल गई, वो खिसकती हुई नीचे तक आई। मैंने स्टिक उठाई और दौड़ के ऊपर पहुंचा। सिक्योरिटी वाले वगैरह सब वो अलाउड नहीं कर रहे थे, उनको सब कुछ छोड़, उनको उनके हाथ में स्टिक थी, और वहीं से मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया। बड़ी गड़बड़ हो गई है बाबूजी, जैसे मैं कब से जानता हूँ उनको, बड़ी बाबूजी बड़ी गड़बड़ हो गई, क्या हुआ? वो पूछने लगे बेचारे। मैंने कहा जी हमने अनाउंस कर दिया टेलीविजन पर कि आप आज आने वाले हैं टीवी पर, और ये प्लेन आपका लेट हो गया, ये तमाम। तो उन्होंने कहा ये तो आपने गलत किया, आपने पूछा कब था मुझसे? मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन हमने सोचा जो आप रिपोर्टर से कहेंगे वो हम भी रिकॉर्ड कर लेंगे और दिखा देंगे, तो इसमें कौन सी बुरी बात थी? तो नहीं, सबसे पहले तो मुझे प्रधानमंत्री को बताना है कि क्या हुआ है, उससे पहले तो मैं किसी रिपोर्टर से बात नहीं करूंगा। 1 सेकंड में बड़ी तेजी से मेरे दिमाग ने काम किया। मैंने कहा देखिए दर्शक सब आपकी प्रतीक्षा, सब झूठ, सारे दर्शक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं टीवी की, कि आज आप आने वाले हैं और आप बताने वाले हैं क्या रुख है इन तमाम देशों का हमारे प्रति, और आप इस तरह से हमें लेट डाउन कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है बाबूजी कि आप कब से प्रधानमंत्री की चिंता करने लगे? आपको तो हमने हमेशा युवा पीढ़ी ने एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जाना है। ऐसे पिघले, कहते कहाँ तुम्हारी गाड़ी वाड़ी है तुम्हारे पास? मैंने कहा है। तो चलो, सारे रिपोर्टर्स को छोड़ के मैं उनको बिल्कुल हाईजैक करके लेकर सीधे टीवी स्टेशन, वहां से टेलीफोन किया चावला साहब को कि ट्रांसमिशन क्लोज हो रहा है और ये सुन नहीं रहे हैं मेरी बात कि एक्सटेंड करिए। मैं जेपी को लेके यहाँ पहुंच गया और उन्होंने कहा मैं खुद पहुंच रहा हूँ। टेलीफोन उसको दो, ड्यूटी ऑफिसर को उसको दिया, उसको उन्होंने कहा कि नहीं आप बढ़ाइए ट्रांसमिशन, 10 बजे के बाद जाएगा ये इंटरव्यू। चावला भागे हुए आए, उनसे मिले, कहने लगे इंटरव्यू कौन करेगा? हमने कहा कोई नहीं है, मैं करूंगा। मैं जेपी से बैठ के आधे घंटे का इंटरव्यू, क्योंकि तब ट्रांसमिशन खत्म हो गया, टाइम का कुछ नहीं, आधे घंटे तक हमने बांग्लादेश वॉर और वो दूसरे देशों के एटीट्यूड भारत की तरफ, इस वॉर की तरफ, उनसे सारी चर्चा करने के बाद मुझे अभी तक याद है अंतिम प्रश्न मैंने उनसे किया, बाबूजी अब ये तो बताइए, ये तो रिकॉर्ड की बातें हो गई, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि होगा क्या इसमें। वो हंसे और उन्होंने कहा ईमानदारी की बात बताएं। मैंने बताइए भाई, होगा वही बांग्लादेश में जो हम करेंगे। यानी उन्होंने साफ ही कह दिया कि हमें घुसना पड़ेगा अपनी सेनाएं लेकर, जो एक बहुत बड़ा स्कूप था। और दूसरे रोज अखबार में इसको लेके इस कदर चर्चा हुई और ये भी आया कि टीवी का आदमी, ये भी क्रिटिसिज्म जेपी का कि टीवी को उन्होंने दे दिया, और टीवी का आदमी इस तरह है आजकल रिपोर्टर्स को, क्योंकि ऑफिशियल मीडिया है, एक टीवी हमारे खिलाफ भी कुछ थोड़ा बहुत लिखा गया, लेकिन
हमारा डायरेक्टर और सब लोग बहुत खुश थे, वी अचीव्ड समथिंग, वी वर एबल टू पुट अक्रॉस सच ए मैग्निफिसेंट इंटरव्यू, क्योंकि स्पॉन्टेनियस थी और ही ऑल्सो केम आउट फोर्थ राइट, क्योंकि वो बात उन्हें कहीं लग गई कि आप कब से प्रधानमंत्रियों की चिंता कर रहे हैं। वो साफ ही बोला जो कुछ नहीं। तुम चंडीगढ़ कब गए? इसके बाद मुझे मॉरिशस जाना पड़ा। अच्छा अच्छा। और जब ये मॉरिशस का आया तो मैं थिएटर में वापस लौटना चाहता था। टीवी में सारा दिन काम करने के बाद और रात को प्रोडक्शन करने के बाद बड़ी निराशा होती थी, जैसे कुछ नहीं किया सारा दिन मेहनत करने के बाद, क्योंकि कहीं पर वो मीडियम जो था वो तुरंत रेस्पॉन्स नहीं देता था। वो चिट्ठियां आती थी एक हफ्ते में, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता था। प्रोग्राम बड़ा अच्छा हुआ, एक हफ्ते बाद कोई कह रहा है, कुछ बात नहीं बनती थी। वहां पर उसी वक्त ओवेशन की जो आदत होती है रंगमंच में, वो मैं मिस करता था बहुत ज्यादा। अच्छा। और मैं लौटना चाहता था रंगमंच, बहुत हो गया टीवी। सबसे पहले मैंने राकेश से ये बात की, उन्होंने कहा छोड़ दो नौकरी, तुरंत छोड़ दो। राकेश में और अनिता जी में झगड़ा हो गया। अनिता जी ने कहा जिस तरह आप अपना घर तबाह कर रहे हैं उस तरह आप दूसरे लोगों को भी लगा रहे हैं उसी रास्ते पर, और ये गलत है, मॉरली रॉन्ग है। बहुत बुरा झगड़ा हुआ उस बात को लेकर। उन्होंने कहा नौकरी छोड़ दो, रंगमंच में लौटाओ, देखा जाएगा जो होगा। हमने तो ऐसे ही किया, सारिका छोड़ दी। तो लेकिन फिर मैं सोचता रहा कुछ हो। फिर अलकाजी ने मेरे पास बलवंत गार्गी को भेजा। बलवंत गार्गी उन दिनों एक लेक्चरर की तलाश कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी ड्रामा डिपार्टमेंट की। वो मेरे पास आए कि तुम चलो, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम करो। मैं उनके साथ, मॉरिशस का ऑफर तब तक आ चुका था मेरे पास, मैं उनके साथ चंडीगढ़ गया। एक दिन वहां रुका, डिपार्टमेंट देखा, मुझे कतई पसंद नहीं, मुझे नहीं लगा कि यहाँ कोई काम होगा या हो सकता है। बलवंत के रहते लौट आया। मैंने कहा ये नहीं होगा। अलकाजी ने मुझे बड़े जोर से कहा कि तुम मॉरिशस चले जाओ, और तुम दोनों को ये मौका मिल रहा है जाने का। हस्बैंड वाइफ के लिए था वो। अच्छा। हबीब और मोनिका को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्हीं दोनों हबीब को एमपीशिप मिल गई। अच्छा। नहीं तो वो लगभग तैयार थे, लेकिन उनको खुद नहीं पता था कि उनका भाग्य कहाँ जाने वाला है। तो वो एमपी हो गए, फिर तो खैर उनके जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। तो अलकाजी ने मुझे बहुत जोर से कहा जब मैंने उनसे सलाह ली कि तुम मॉरिशस चले जाओ। अकेले राकेश ने हमें मना किया, मेन स्ट्रीम से कट जाओगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं इसलिए नहीं रोक रहा कि मेरे नाटक करो, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हो जो तुम कर सकते हो। मैंने कहा पिछला नाटक तो मैंने आपको बड़ा खराब किया, वो थे नहीं, विदेश गए हुए थे। अच्छा। जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत जब लौट के आए तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने आपका नाटक बिल्कुल तबाह कर दिया, मैं गुनाहगार हूँ आपके सामने। नेमी जी ने बहुत खराब लिखा, डॉक्टर ने। मैंने नेमी जी को टेलीफोन किया कि आपने काफ़ी सख्त नहीं लिखा। ये बातें रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए, नेमी जी को याद होना चाहिए। मैंने सचमुच बहुत खराब किया नाटक, लेकिन आपने काफ़ी सख्त नहीं लिखा। अच्छा। बहुत खराब था। राकेश से भी कहा, राकेश ने कहा तुम्हारे हाथ से अगर नाटक, वो बहुत फयाज भी आदमी था, तुम्हारे हाथ से नाटक खराब भी होता है तो ये अच्छी बात है। तो वो ईमानदारी तो है, कहते रहो खराब है, बस इतना ही बहुत है। लेकिन तुमको पता है आजकल दीनानाथ क्या कहते घूम रहे हैं? दीनानाथ जो, मैंने कहा नहीं मालूम। कहते वो ये कहते घूम रहा है मोहन ने मोहन को मारा। तुमने बड़ी ज्यादती की, हमारा नाटक खराब कर दिया। अरे वो मुझे रोक रहे थे। उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू लिया, चेंजिंग रोल ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा। इन थिएटर, संगीत नाटक के लिए। अच्छा। जो उनकी अंतिम इंटरव्यू छपा, संगीत नाटक। तो उसमें कुछ काफ़ी मैंने ऐसे सख्त सवाल उनसे किए कि उसको लेके थोड़ी सी तलखी उसी दिन हो गई थी जब वो इंटरव्यू मैंने टेप किया। इसी तरह से मैं टेप करा उनके घर बैठा हुआ। तो कुछ मैंने जाहिर किया कि मुझे आपके इस प्रोजेक्ट में जो आप JNU के जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप के लिए कर रहे हैं कोई तत्व दिखाई नहीं देता। ये काम हो चुका है वेस्ट में। मैंने उनको एग्जाम्पल्स दी कि कैसे हो चुका है।
बात से थोड़े से चिढ़ गए थे। बहरहाल जिस दिन मैं जाने वाला था उस दिन सुबह के अखबार में उनकी मृत्यु की खबर मैंने पढ़ी। अच्छा। और मृत्यु की खबर जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि मोहन राकेश उनका नाम देखा मैंने कि कोई और अवार्ड इनको मिला है। मेरी पहली प्रतिक्रिया ये हुई। लेकिन डेड जब पढ़ा मैंने कैंसिल कर दिया जाना। अच्छा। मैं गया 72 में हुई ना, दिसंबर 72। 15 दिन के लिए हमने पोस्टपोन कर दिया। अच्छा। खैर उसके बाद में 13 जनवरी को 1973 मॉरिशस पहुंचा। वहां गया था 2 साल के लिए, वहीं से रिजाइन कर दी टेलीविजन की नौकरी और गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के साथ एक अनुबंध ले लिया। वहां पर यूथ थिएटर डेवलप करने की बात और भारतीय रंगमंच वहां इंट्रोड्यूस करने की बात, जिसमें हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इंटरेस्टेड थी और वहां की सरकार भी अपने राजनीतिक कारणों से इंटरेस्टेड थी। वहां मुझे एक अद्भुत अनुभव ये हुआ, छोटे से देश का सही, लेकिन प्रधानमंत्रियों के साथ और मंत्रियों के साथ बहुत करीब से, पॉलिटिशियंस को मैंने इतने पास से कभी नहीं देखा। उनको ऑपरेट करते हुए, उनको उनके मजाक, उनके जोक्स, उनके डिस्कशंस और उनके आग्रह, उनके कंसर्न्स, पहली बार मैंने इतने राम गुलाम के बहुत करीब रहा और प्यार करने लगे, उनके साथ में रहा। छोटा 5 साल करीब रहे तुम? 5 साल रहा। और वहां रंगमंच का काम कम हुआ, लेकिन पढ़ना इतना हुआ, दूसरी चीजें। अच्छा। समय बहुत मिला। पहले 3 साल वहां खूब काम किया, अंत के 2 साल बड़े डल हो गए राजनीतिक कारणों से। उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया हिंदी रंगमंच में। अच्छा। राजनीतिक कारण। अच्छा। सरकार बदल गई, ये हो गया वो हो गया। हमारे कौन कौन से नाटक वहां के? वहां सभी आधुनिक रंगमंच हमने पूरा कर डाला वहां से। जैसे 3 अभी तक विश्व हिंदी सम्मेलन में। हाँ। पहले में हम राम गुलाम के साथ अंधा योग लेकर, हाँ ये एक ऐतिहासिक बात है कि विदेश से पहली बार एक भारतीय नाटक पूरी विदेशी टीम के साथ भारत में आके उसने दिखाया। अच्छा। और नागपुर में हुआ, हाँ। तो दिल्ली में हुआ। अच्छा। नागपुर में दोनों थे, जी और राम गुलाम दोनों थे। यहाँ करण सिंह देखते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। पूरी मॉरिशियन कास्ट के साथ पहली बार वहां से बाहर से नाटक आया। और तो और भारती जी को 2-3 बार फिर हमने बुलाया भी वहां पर, और इनको बड़ा अच्छा भी लगा कैसे वहां सारा देखकर। लेकिन वहां जो चीज हमें सीखने को मिली वो शायद और कहीं नहीं मिलती थी, क्योंकि एक तरह का जो लोगों के साथ मिलकर हम काम भी कर रहे थे, आइसोलेशन भी था, और उस आइसोलेशन में हमें बड़ी चीजें देखने को मिली। अच्छा। और वो एक ऐसी बात है कि अगर मॉरिशस पर मुझे तो पूरी किताब ही लिखनी पड़ेगी उस पूरे अनुभव पर। विलक्षण अनुभव था अपने आप। अच्छा। इन लोगों के साथ रहने और काम करने का, वो शायद मेरे ख्याल से संभव नहीं होगा यहाँ। सभी आधुनिक रंगमंच के जितने भी भारतीय नाटक थे, तो जनरली ये सभी हमने वहाँ, क्योंकि वो लोग, उन्होंने अंतिम नाटक खेला था, प्रसाद से आगे नहीं गए थे। अच्छा। प्रसाद के बाद के जो आधुनिक रंगमंच था ये अभिमन्यु अनंत वहाँ के जो लेखक हैं, मिले हुए हैं, उनके साथ मिलकर मैंने काफी काम किया। अच्छा। उनके कुछ नाटक खेले भी वहाँ उनसे लिखवा। उसके बाद जब मैं लौटा तो 6 महीने पर नहीं रहा, लगभग बेकार सा, सोचता रहा क्या किया जाए। कुछ थोड़ा पैसा जमा कर लिया था उसके सहारे, कभी मन होता था कि फिल्म बनाई जाए, कुछ बात भी शुरू की, मित्रों ने मदद भी की, भारती जी ने कई लोगों से मिलाया, लेकिन फिर पता नहीं कैसे अचानक ये ऑफर आ पंजाब यूनिवर्सिटी। मैंने भारती जी का हमारा मन हो रहा है, मुंबई मुझे पसंद नहीं है, रहने का भी मन नहीं कर रहा है यहाँ, लिविंग कंडीशंस बहुत खराब है, मैं जाना चाहूँगा। भारती जी ने सलाह दिया चलिए।
तुम्हारे लिए यहाँ पर अब खटना और फिर से स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो कुछ भैया तुम थोड़ा बहुत जमा वमा करके कुछ हुआ भी साफ का ख़त्म हो जाना है यहाँ, फिर तुम्हारी वही हालत हो। अब तुम्हें शुरू करना बड़ा मुश्किल है। तुम एक लेवल पे हम देखा है कैसे तुम वहाँ रहते थे, क्या था, अब मुश्किल। तो ये अच्छा है, लेकिन अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे जाओ। जो टर्म्स कंडीशंस मैंने लिखी फाइनेंशियल अदरवाइज वो सब उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। आने के बाद मुझे पता चला कि वाइस चांसलर को कैसे मेरा नाम मालूम होगा, किन लोगों ने बातें की उनसे, कहाँ उन्होंने पूछा ताची की, और क्यों वो मेरी सारी टर्म्स कंडीशंस मानने के लिए तैयार हुए। क्योंकि वहाँ डिपार्टमेंट का बहुत ही ख़राब हाल था, स्ट्राइक हो रही थी, एजिटेशंस थे, वो सब। तो वहाँ 3-4 साल रहे? वहाँ में 4 साल रहा। 4 साल रहे, और उसके बाद वहाँ से अब सीधे यहाँ पर आए हुए। अच्छा, थोड़ा सा समय 10 मिनट और हम लोग बातचीत कर लें। तुमने नेशनल स्कूल ज्वाइन किया। नेशनल स्कूल के करीब पिछले 25 बरस के इतिहास के साथ तुम जुड़े हुए हो, इस माने में कि विद्यार्थी की तरह से और आज डायरेक्टर की तरह से। पिछले दिनों नेशनल स्कूल बहुत चर्चा का विषय रहा है और बहुत से प्रश्न, इसकी उपयोगिता, सार्थकता, इसके इस बड़े माने सफ़ेद हाथी इसको हम लोग सब बोला करते हैं। खैर वो तो एक अलग चीज़ है, काम बड़ा है तो बड़े काम में, और अलग अलग डायरेक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है कौन कैसे प्लान करता है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तुमको बेसिकली क्या अंतर लगता है? और पिछले दिनों बड़े ज़ोरों में एक सवाल कि इस इतने बड़े विद्यालय को रखने की ही क्या आवश्यकता है, माने एक तरह से इसके अस्तित्व के ऊपर ही बहुत बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाया गया। तो तुमको क्या लगता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की उपयोगिता और इसका भविष्य? माने बात बहुत बड़ी है, मगर फिर भी हमको लगता है कि थोड़े से में प्रतिभा जी, मेरे बिल्कुल ये समझ में नहीं आता कि ये प्रश्न चिन्ह कैसे लगाया जाता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जबकि ओवरवेलमिंग एविडेंस है इसके कंट्रीब्यूशन की देश में। पता नहीं कैसे लोग आंखें बंद कर लेते हैं इस तथ्य से कि आज जब संगीत नाटक अकेडमी को राष्ट्रीय एक फेस्टिवल करना होता है, तो अगर 6 या 8 नाटक आते हैं तो 6 नाटक उसमें एक्स NSD स्टूडेंट्स के डायरेक्टेड होते हैं। जो जितना यंग और इम्पोर्टेंट थिएटर वर्कर है सब यहाँ से निकला हुआ है। कुछ लोगों को छोड़कर, आप अगर सीनियर लोगों को छोड़ दें, हबीब हैं, काबलम हैं, बाकी आप जितने भी लोगों को आप देखेंगे, श्यामा को छोड़ दें, आपको छोड़ दें, जितने लोगों को आप देखेंगे सब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकले हुए। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे ये चिन्ह लगाया जाता है। 326 लोगों ने आज तक ग्रेजुएशन किया है नेशनल स्कूल में। अच्छा, उसमें से करीब 150 लोग एक्टिवली अभी भी थिएटर कर रहे हैं। उस जमाने के लोग, दादा केलकर वगैरह, जो हमसे बहुत पहले, जिनकी सूरतें हमने कभी नहीं देखी, नाम सुने, वो सब लोग रंगमंच ही कर रहे हैं या किसी न किसी रूप से अलाइड मीडिया। गुलशन कपूर, इन्हें आप देखें तो कितनी बड़ी खलकत है जो पूरे मुल्क में फैली हुई है। इन 300 लोगों ने नए रंगमंच के उदय में कितना भाग लिया है ये कोई भी देख सकता है बहुत आसानी से। सिनेमा में अच्छे सिनेमा, इतने 20-25 वर्षों में कुल 300-350 लोगों ने ग्रेजुएशन किया। 326 लोगों ने किया है 25 वर्षों में। अच्छा, क्योंकि शुरू में इंटेक इसका बहुत कम था, अभी बढ़ा है, 20 तो अब सीट्स हुई है। अच्छा, अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन 326 टोटल ग्रेजुएट्स। अच्छा, और सबको अगर देखा जाए, सब किसी न किसी रूप से इन कलाओं से जुड़े हुए हैं, और उनमें से करीब 100 लोगों का पता नहीं कि वो किधर चले गए, लेकिन बाकी 200 के करीब लोग, हाँ, सीधे या कुछ लोग और अच्छे अच्छे पदों पर, अच्छी जगहों पर, अनएम्प्लॉयड भी नहीं है, काम कर रहे हैं। बावजूद इसकी तमाम समस्याओं, इसका पास्ट, रिसेंट पास्ट काफी टर्बुलेंट रहा, डिस्टर्ब रहा, सिकनेस भी रही, इंस्टीट्यूट सिक भी हो गया, वो होता है 25 वर्ष के अपने उसमें। इसके बहुत सारे ऐतिहासिक कारण थे। अलका जी एक मॉडल लेके आए वेस्ट से, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, वो मॉडल उस समय सार्थक लगा कुछ अर्से तक, उसके बाद उसकी सार्थकता समाप्त हो गई।
कारण था, उन्होंने सब रिवर्स कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई उन्हें ज्ञान नहीं था। रिवर्सल जरूरी था, चेंज जरूरी था, लेकिन इस तरह ले आए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के। मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, चेंजेस ले आए। एक कलाकार की हैसियत बस ये होना चाहिए, लेकिन कोई तैयारी नहीं थी उसकी। काफ़ी तैयारी के बाद एक इंस्टीट्यूशन का सिलेबस बदलता है, एक ढंग से चला आ रहा था, ग्रेजुअल चेंजेस होने चाहिए, नहीं हुआ और बिगड़ गया। शाहजी आए और बिगड़ा, कुछ संभाल में आया नहीं किसी। लेकिन मैं बहुत आशावान, और इसका होना, मैं रहूं ना रहूं यह दीगर बात है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन ने एक ऐतिहासिक महत्व का काम किया है और ये करता भी रहेगा अगर हम इसको बदलते रहे, बदलती हुई स्थितियों के अनुरूप। तुमको क्या लगता है, क्या कंट्रीब्यूट करता है एक एक्टर या डायरेक्टर या एक थिएटर टेक्निक की दृष्टि से नेशनल स्कूल किस माने में कंट्रीब्यूट करता है? जितने भी लोग हैं, बंसी हैं, भानु हैं, रैना हैं, अमाल हैं, फैजल हैं, जितने लोग, रोहिणी हैं, आतंगड़ी हैं, ढेर सारे लोग हैं, जितना भी नाटक आज हो रहा है, सोनटक के हैं, तमाम तरह के लोग, कुछ सरकार में जाके हैं, वो भी एक तरह का अगर क्या नई दृष्टि देता है नेशनल स्कूल, जो कि नेशनल स्कूल से बाहर रह करके लोगों को नहीं मिल पाती, या कैसे वो उनको बिल्डअप करता है? देखिए, मेथोडिकल ट्रेनिंग को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगर मेथोडिकल ट्रेनिंग आपके पास रंगमंच की नहीं है तो कुछ कठिनाइयां रही जाएगी आपके काम में। और मैं देखता हूँ काफ़ी सीनियर लोगों के कामों में कुछ तरह की कठिनाइयां रह जाती हैं। उसकी वजह एक मेथोडिकल ट्रेनिंग को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। और एक ये प्रश्न के एक्टर तो पैदा होते हैं, कोई बनाए नहीं जा सकते, ये सब मैं बिल्कुल नहीं मानता। रंगमंच इस तरह से बदल रहा है कि बिना ट्रेनिंग के संभव नहीं होगा आना स्टेज के ऊपर। अब वो ट्रेनिंग अप्रेंटिस होकर भी मिल सकती है, ये मैं मानता हूँ। यहाँ से बाहर भी ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। आप अगर शंभू मित्रा के साथ 10 बरस काम करते तो वो ट्रेनिंग वो दूसरे ढंग से मिल सकती है, शायद बेहतर भी मिल सकती है, ये भी मैं कंसीड करने के लिए तैयार हूं। लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रिडंडेंट है या ये ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए, ये तो किसी तरह से बात समझ में आने वाली नहीं। ट्रेनिंग के बगैर कैसे काम चल सकता है? और सारे उसके डिपार्टमेंट्स के साथ, टेक्निकल डिपार्टमेंट, स्टेज डिपार्टमेंट, एक्टिंग डिपार्टमेंट, डायरेक्शन, इन सभी चीज़ों पर एक ही ऐसा विद्यालय है जो काम करता है। नहीं, और एक हमको लगता है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो ये हो जाता है ना कि एज ए टोटल थिंग, एक प्रोडक्शन जो है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एज ए टोटल प्रोडक्शन यहाँ विद्यालय की ट्रेनिंग के बाद आदमी जिस रूप में देख पाता है, एक्टर भी, हर व्यक्ति जिस तरह से देख पाता है, उस तरह से शायद बाहर रह करके जो काम करते हैं, मैंने उस ट्रेनिंग के अभाव के बिना उसको शायद देख पाना बड़ा कठिन और होता है। एक इसमें मनोवैज्ञानिक बात भी है। जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, अब अलकाजी राडा से आए, पूरा मॉडल उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को राडा के पैटर्न पर दिया और उन्होंने बार बार ये कहा सेमिनार्स में, हर जगह ऑन रिकॉर्ड, राडा में मैंने वो सीखा जो नहीं करना चाहिए। अच्छा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से मैंने निकलने के बाद भी कहा कि अब इस ट्रेनिंग को भूल जाने का वक्त आ गया है। मैंने एनएसडी में क्या नहीं करना ये भी सीखा है। तो इंस्टीट्यूशंस को जब आप, जैसे अब नसीर ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि एनएसडी ने मुझे कुछ सिखाया और कुछ ऐसा भी सिखाया जो नहीं करना चाहिए, ये उसने भी कहा। तो इंस्टीट्यूशन ने अपना काम कर दिया, जो भी एक्सपोजर देना था उसने दे दिया। अब दृष्टि क्या लेनी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, एक और मैंने एक चीज़ें फैक्ट्स और थोड़े से हम चाहेंगे। एक तो ये बताओ कि तुमने जो प्रोडक्शन किए उनमें तुमको कौन सा सबसे अच्छा लगा, और जो अभिनय किए उनमें तुमको किसमें सबसे ज़्यादा आनंद आया? अभिनय की दृष्टि से तो बहुत ही स्पष्ट मेरे सामने है, अंधायुग मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। संजय की मेरी भूमिका, अच्छा, मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर मैंने कभी तुम्हारा नहीं किया। तो ये अंधायुग तो तुमने मॉरिशस में किया था? नहीं, हाँ। यहाँ अलकासी फिरोज शाह कोटला में। अच्छा, अलकासी ने जब किया। अच्छा, उसमें संजय की भूमिका।
अच्छा स्थिति में अच्छा संजय की। उसमें बहुत आनंद आया। उसमें सबसे ज्यादा आनंद आया। हाँ प्रोडक्शन की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि अभी हाल में यहाँ आने से पहले मैंने चंडीगढ़ में ट्रायल किया काफका का। अच्छा अच्छा अनुवाद करके ना। जी हाँ। एक विषय जिस पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई है, वो बाद में कभी करेंगे, वो कॉन्सेप्ट ऑफ थिएटर। अब मेरे पास मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्वतंत्र कॉन्सेप्ट है एक थिएटर, अच्छा जो मॉरिशस अगर मैं नहीं जाता तो शायद डेवलप नहीं होता। ये पूरे अनुभव जो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग ढंग के काम देखे और अलग अलग अनुभव किए, कुछ राजनीतिक काम कर रहे हैं, कुछ करंट अफेयर्स में कर रहे हैं, कुछ न्यूज़ में कर रहे हैं, जो इतने लोगों से मुलाकात हुई, और एक जिसे हम कल्चरली पिछड़ा हुआ देश कह सकते हैं, वहाँ रहकर उन लोगों ने जो सिखाया, अच्छा उससे एक दृष्टि पैदा हुई है रंगमंच के संबंध में, अच्छा जो काफी समय लेगी और उसको बताना। लेकिन ये जो मेरा अभी का प्रोडक्शन है, इसे मैं अपना सबसे बेहतर काम मानता हूँ। अच्छा जो ट्रायल मैंने किया, अच्छा इसमें कुछ भी विदेशी नहीं है, सिवाय इसके कि काफका का एक बेसिक आइडिया है कि एक आदमी अपने आप को गिरफ्तार महसूस करता है और उसे पता नहीं कि वो क्या उसका क्राइम है और कौन उसे गिरफ्तार किए है और उसका नतीजा क्या होगा। बस इतना आइडिया तो उसमें काफका का है, बाकी सारा लिखा गया है, रिवाइज किया गया है। तुमने उसका रूपांतर किया? मैंने उसका रूपांतर किया। अच्छा। और रूपांतर में मतलब इतना ही आइडिया लेके मैं लिखता चला। अच्छा। उसमें सभी चरित्र भारतीय हैं, स्थितियां भारतीय हैं, सिचुएशंस बिल्कुल अलग हैं जो काफका के नाटक से, काफका के नॉवेल्स में। उसमें मैं समझता हूं कि मेरा जो कॉन्सेप्ट था उसके साथ में एक्सपेरिमेंट कर सका और वो नाटक बहुत करीब पड़ता है जो मैं करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो अपने फिर ये तुम्हारे कंसेप्ट की बात फिर कब करेंगे? फिर अब जब आप हैं अब मिलेंगे कभी कलकत्ता में, दिल्ली में मिलेंगे, क्योंकि आज तो हमको लग रहा है कि अब काफी देर कर ली, या तुम चाहोगे आज इसको कंप्लीट करना? मेरा ख्याल है कंसेप्ट जो है हाँ, ये वो ज्यादा विशद हाँ, विषय है और उसको जरा आराम से फिर हम लोग एक दिन और थोड़ा समय और थोड़ा सोच कर और गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए इसके बारे में। अच्छा।